वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी में आज हमारी लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम बायोलॉजी के 2021 में जो अलग अलग शिफ्टों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो सारे एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन जो हैं वो हम इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमको सही कथन बताना है किसके बारे में, अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। जो क्लोनिंग के संदर्भ में है वो सही कथन यहाँ पर पहचानना है। देखिए, क्लोनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी। ये केवल प्लांट के अंदर ही नहीं, ये केवल एनिमल में नहीं, ये प्लांट में भी देखने को मिलती है, पौधों में भी देखने को मिलती है। तो ये वाला कथन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इट रिजल्ट इन एग्जैक्ट रेप्लीकेशन ऑफ द सेल अ लिविंग पार्ट और ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, इसमें किसी कोशिका या किसी जीवांत भाग या किसी जीव का सटीक जो होता है प्रतिलिपिकरण होता है। मतलब एग्जैक्ट कॉपी वो तो सेल की भी हो सकती है या किसी के लिविंग पार्ट की, या पूरे एक ऑर्गेनिज्म जो है पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है, वो हमारा क्लोनिंग होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग जो है वो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो संताति हैं उनकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। तो क्लोनिंग के बारे में 2 पॉइंट सही हैं, बी और सी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। द विटामिन ऑल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है, अगर ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में अच्छा होगा तो जो हमारे सेल हैं वो जल्दी से डेड नहीं होंगे। सेल को बचाने में मदद करता है एंटीऑक्सीडेंट। तो कौन से विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं? तो वो हमारे हो जाएंगे ए, सी और ई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही है। इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वुड हेल्प यू इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी। निम्न में से किसका सेवन बढ़ाया आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर जो है वो बढ़ाने में मदद करेगा? तो देखिए, यहाँ पर जो पी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सोयाबीन और ग्राउंडनट तो प्रोटीन के सोर्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। तो उसमें हमारा मेज आ जाएगा मक्का, वीट, राइस। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर क्विक एनर्जी के रिच सोर्स पूछे जाएं तो वहाँ पर भी हमारे जो होते हैं फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये हमारे क्विक एनर्जी की फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है इस बार भी। यहाँ पर एक टेबल दी है जिसमें हमें बताया है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सर्टेन सेल ऑर्गन इन 3 सेल ABC। व्हाट कुड बी ABC, वो हमको यहाँ पर बताने हैं। देखिए, हमारी बॉडी में नहीं, सिर्फ 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक प्लांट सेल होता है जो पौधों के अंदर होती हैं, और एक एनिमल सेल होता है। एनिमल सेल में हम भी आते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ कैटेगरी, जो उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे जो प्लांट सेल होते हैं ना, उनमें सेल वॉल होती है। देखिए, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती, हमारे अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों जो है वो प्लांट के अंदर मिलती हैं। अब हमारे अंदर सेल वॉल क्यों नहीं होती? क्योंकि हम तो घरों के अंदर रहते हैं, तो हमें तो प्रोटेक्शन हमारे घर दे रहा है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? तो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है सेल वॉल, जो पेड़ों में होती है, प्लांट सेल में होती है। इस तरह से आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है। जो एनिमल सेल है उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता। ये जो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, वो केवल प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है। न्यूक्लियस जो हमारा केंद्रक होता है वो दोनों में होता है। ये जो वैक्यूल होती है ना, रिक्तिका होती हैं, ये बहुत सारे मिनरल्स, वाटर, फूड जो है अपने अंदर स्टोर कर रहती हैं। तो इन्हें हम स्टोर हाउस भी बोलते हैं, किन्हें? वैक्यूल्स को। अब देखिए, वैक्यूल्स के बारे में, जिन्हें हम हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं, इनके बारे में स्पेशल पॉइंट आपको ये याद रखना है। ये जो एनिमल सेल हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम एनिमल सेल के अंदर ही आएंगे, तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस तरह से छोटे होते हैं। लेकिन जब प्लांट सेल की बात करी जाती है, पादप कोशिका की बात करी जाती है, तो ये जो वैक्यूल है ना, आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। ये वैक्यूल का जो साइज़ है वहाँ पर प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस होता है हमारे एनिमल सेल में वो सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में ये किसी कोने पर होता है। तो ये सेंटर में ना होकर वहाँ प्लांट सेल में कहाँ होता है? ये पेरिफेरल में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। बाकी जो साइटोप्लाज्म है, कोशिकीय द्रव है, ये दोनों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इसी के आधार पर अब हमको बताना है कि ये ए है, ये कोई एक ए जो है ये एक कोई सेल है, ये बी भी एक कोई सेल है, ये सी भी कोई एक सेल है। अब हमको बताना है ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। अब इनके कुछ फीचर यहाँ पर दे दिए हैं कि जो पार्ट ऑफ सेल है ए,
इसके ये जो सेल ए है इसमें साइटोप्लाज्म भी है, ये तो दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, एक में सेंटर में होता है, एक में पेरिफेरल में होता है। सेल वॉल जो होती है वो केवल प्लांट सेल में होती है। अगर इस पर टिक लगा हुआ है ए के अंदर तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि ये एनिमल सेल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब जो ए है वो हमारा क्या है, वो प्लांट सेल है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर ही सेल वॉल देखने को मिलती है। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, बी सेल की बात करी जाए, इसमें न्यूक्लियस भी है, ठीक है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है। इट मीन्स पूरे चांसेस हैं ये क्या होगा, ये हमारा एनिमल सेल होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी अब यहाँ से बाहर हो गया। अब या तो आंसर पहला ऑप्शन होगा या हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। अब चलिए सी को चेक करने की कोशिश करते हैं। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये तो दोनों के अंदर होते हैं। यहाँ पर सेल वॉल पर फिर से टिक हो गया है, और जब सेल वॉल पर टिक हो गया है तो हमको पता है ये जो सेल वॉल है, ये जो कोशिका भित्ति है, ये प्लांट सेल में ही मिलती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। इट मीन्स जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप प्लांट सेल सोचेंगे तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पे भी रॉन्ग लगा रखा है। देखिए बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं होता, जैसे जो अनियन है, गार्लिक प्लांट है, उनमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता। मशरूम को भी अगर हम प्लांट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता। तो सारे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, कुछ में ना हो, तो तब भी हमारा ये क्या है, ये हमारा प्लांट सेल है, क्योंकि सेल वॉल पर यहाँ टिक था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। ए हमारा प्लांट सेल है, बी हमारा एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, और सी हमारा फिर से पादप कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। पूरा अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी हैं चीज़ें। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो 2021 की शिफ्ट में बना। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें जो एनिमल सेल हैं, जो जंतु कोशिकाएं हैं, उनके 4 घटक जो हैं वो बताने हैं। 4 कंपोनेंट कौन से जंतु कोशिका एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो देखिए सेल वॉल वाला जो ऑप्शन है ये हट जाएंगे। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ से जो हट जाएगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और रिक्तिका, ये सारे के सारे एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका डिजीज से ज़रूर बनेगा, और ये सीरीज़ अगर आप देख लेंगे तो डिजीज़ वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा आगे। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। ये जो मीजल्स होती है, ये जो खसरा होती है, ये देखिए बैक्टीरिया से होती है, ये वायरस से, ये सॉरी बैक्टीरिया से नहीं होती है, ये वायरस से होती है। देखिए मीजल्स का कोई इलाज नहीं होता, इसकी कोई दवाई नहीं होती, और जब भी किसी चीज़ की कोई दवाई नहीं होगी तो बेसिकली आप समझ जाइएगा वो वायरस से हो रही है, विषाणु से हो रही है, और यहाँ पर ये कह रहा है बैक्टीरिया से हो रही है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत है, और हमको सही चीज़ें यहाँ पर बतानी है। तो मीजल्स समझ में आ गया, खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारे के सारे हमें विषाणु वायरस से होते हैं, ना कि बैक्टीरिया से। अगर मैं मलेरिया की बात करूं तो ये प्लाज्मोडियम, बिल्कुल प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से ही होती है। प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से ही हमें मलेरिया होता है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक एक पॉइंट दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा। देखिए टाइफाइड जो होता है वो बिल्कुल बैक्टीरिया से होता है। सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से हमें जो है वो टाइफाइड होता है। ये कंटेमिनेशन ऑफ ख़राब वाटर या गंदे खाने की वजह से इन चीज़ों से हो जाता है आपका टाइफाइड। तो ये सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो बी और सी वाले पॉइंट हमारे अभी यहाँ पर सही हैं। बाकी लेप्रोसी, ये जो कुष्ठ रोग होता है जिसे हम हैंसन भी बोलते हैं, ये वायरस से नहीं होता, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया होता है, उससे हमें ये लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग होता है वो होता है। ये वायरस से नहीं होता। वायरस से क्या होता है, वायरस से पोलियो होता है। वायरस से हेपेटाइटिस की जो रोग हैं वो हेपेटाइटिस के रोग आपके वायरस से ही होते हैं। तो जितनी भी पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप याद रखिएगा। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, बी और सी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। याद रखेंगे मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारे के सारे हमारे वायरस से होते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम भी बोल देंगे। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड, टीवी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया से होते हैं। टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से होता है। लेप्रोसी जो होता है ये हमें वायरस से जो है नहीं होता, ये भी हमें बैक्टीरिया से ही होता है। आपका जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो बैक्टीरिया होता है उससे जो है लेप्रोसी होता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही थे वो बी और सी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट ऑप्शन
ऑप्शन जो है सही विकल्प जो है उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। हैन एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो मुर्गी होती है वो बाह्य निषेचन करती है। देखिए 2 तरह के फर्टिलाइजेशन निषेचन होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर होता है फीमेल में, जिसमें बॉडी के अंदर ही जो उनका ऑफ स्प्रिंग है वो डेवलप होता है, जो बच्चा है वो बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए तो हैन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, आपने देखा होगा उसका अंडा जो है उसकी बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग वगैरह में, जो मेंढक वगैरह होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, जिसमें बॉडी के अंदर जो है वो बच्चा नहीं बनता, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब तो S1 तो हमारा गलत हो जाएगा, तो S1 हमारा यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, वो S1 हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो जो हमको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं। हैन इज एन ओवीपोरस, 2 तरह के एनिमल होते हैं, एक ओवीपोरस होते हैं और एक वीवीपोरस होते हैं। वीवीपोरस वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं, बेबीज़ को, यंग वंस को जन्म देते हैं, वो वीवीपोरस होते हैं। ओवीपोरस वो होते हैं जो अंड प्रजनन करते हैं, जो अंडे देती हैं, तो मुर्गी अंडे ही देती है। तो S2 तो यहाँ पर सही है, लेकिन S1 जो है वो गलत है। तो आपको फर्टिलाइजेशन भी समझ में आ गया होगा, 2 तरह के होते हैं, और एनिमल भी 2 तरह के होते हैं, एक ओवीपोरस होता है और जिन्हें हम अंड प्रजनन बोलते हैं, और एक वीवीपोरस होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्ट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन मोस्ट। देखिए जो रेस्पिरेशन नहीं है, ट्रांसपिरेशन। नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपिरेशन होता है ये प्लांट में देखने को मिलता है। प्लांट रूट से क्या करते हैं, पानी लेते हैं, तो वो पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो सारा पानी तो उनको यूज़ नहीं करना होता, थोड़ा सा पानी फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ करते हैं, बाकी बचा हुआ पानी जो है वो अपने लीव्स के थ्रू क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, और वही क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकालना। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, जिसमें सनलाइट भी होती है, टेम्परेचर भी होता है, वाटर टेबल भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षित आर्द्रता। क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे जुलाई वगैरह के टाइम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क डालती है वो क्या होती है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो विटामिन बताने हैं जो हमारे क्या हैं, फैट सॉल्यूबल हैं। तो देखिए जो A, D, E विटामिन है ये हमारे क्या होते हैं, फैट सॉल्यूबल होते हैं, इसमें K भी आ जाएगा। लेकिन जो विटामिन C और B हैं ये हमारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है वो कौन से हैं, विटामिन A, D, E। और यही विटामिन वो विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्यूबल होते हैं, जो लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। अगर हमारी बॉडी को आवश्यकता भी नहीं है तब भी लीवर जो है इन विटामिन को अपने अंदर रखता है। फैट विटामिन होते हैं A, D, E, तो ये लीवर के अंदर भी होते हैं। तो ये भी आप इस तरह से कि और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखेंगे। तो आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और इसको देखने से पहले हमको देखने होंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं। इन डायग्राम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसे हम हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर और इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमेन। इसके अंदर 2 चीज़ आती हैं, एक होता है ये पतली सी डंडी जो होती है जिसे हम फिलामेंट तंतु बोलते हैं, और उसके ऊपर इस तरह से छोटा सा बीज होता है, इसे हम एंथर बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। तो ये होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पूरा मिलाकर क्या बोलते हैं, स्टैमन, पुंकेसर। और इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, तंतु और परागकोश, या एंथर और फिलामेंट। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव बात करूं तो उसमें आता है आपका पिस्टल जिसे हम स्त्री केसर बोलते हैं, और उसमें 3 चीज़ आती हैं आपकी, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी। ये ऊपर वाला हिस्सा देखिए इस तरह से जो पतली डंडी है ये आपका स्टिग्मा है, ये बीच वाला हिस्सा जो है वो स्टाइली होता है, और नीचे इस तरह से बनी हुई ये आपकी ओवरी होती है। हिंदी में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलाकर जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं पौधे के। अब फ्लावर के। इसके बेसिस पर अब हम ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, आइडेंटिफाई A, B, C। अब हमें A, B, C को यहाँ पर बताना है।
रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेन वन और मोर ओव्यूल, जो ओव्यूल को रखती है वो क्या होती है, वो ओवरी होती है, सीधी सी बात है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है क्या कहलाता है, वो हमारा पिस्टल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, अंडाशय, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो इस तरह से ये डायग्राम से आप जो है इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा आपका चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th ये आपका सॉइल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। अ फार्मर डिसाइडेड टू सो अ क्रॉप इन हिज फार्म लैंड विद हाई परकुलेशन रेट। हाई परकुलेशन रेट का मतलब होता है जहाँ पानी का रिसाव ज़्यादा होता है, और वो सॉइल कौन सी होती है सबसे ज़्यादा, वो आपकी सैंडी सॉइल होती है। कैसी होती है, जो आपकी रेत होती है वो सैंडी सॉइल होती है, उसमें पानी बहुत जल्दी निकल जाता है, तो उसमें हाई परकुलेशन रेट होता है। विच क्रॉप अकॉर्डिंग टू यू इज़ बेटर सूटेड फॉर हिज फार्म लैंड, एनसीईआरटी में बताया। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका कॉटन, क्योंकि जो कॉटन को सॉइल चाहिए होती है वो कैसी होती है, वो सैंडी और लोमी होती है। लोमी कॉम्बिनेशन होती है क्ले और सैंड का, तो सैंडी और लोमी चाहिए, तो सैंडी सॉइल का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी पैडी, ग्राम, वीट, इनमें कैसी सॉइल चाहिए होती है, क्ले प्लस लोमी। इनमें कैसी चाहिए होती है, क्ले प्लस लोमी। तो यहाँ पर सैंडी जिसमें हाई परकुलेशन रेट है, तो ऑप्शन नंबर 1 कॉटन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेल चैप्टर से बना है, नंबर ऑफ सेल इन एन एलिफेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ सेल इन एन मंकी। बिल्कुल, देखिए जो सेल का नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। एलिफेंट बड़ा है तो उसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे, जबकि मंकी छोटा है तो उसमें नंबर ऑफ सेल कम होंगे। तो नंबर ऑफ सेल का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, और हमें यहाँ पर सही पॉइंट्स ही बताने हैं। देखिए जो साइज़ होता है सेल का वो एलिफेंट में बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू सेल इन मंकी, ये सही नहीं है। देखिए साइज़ कभी भी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता। साइज़ हो सकता है दोनों में सेम हो, या हो सकता है जो मंकी हो उसमें जो सेल का साइज़ है वो एलिफेंट से भी ज़्यादा हो सकता है। तो साइज़ जो है वो ऐसे हम ये नहीं कहेंगे कि एलिफेंट बड़ा है तो उसके जो सेल होंगे उनका साइज़ ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ सेल पर वो चीज़ निर्भर करती है। नंबर ऑफ सेल एलिफेंट में ज़्यादा होंगे, ना कि साइज़ ऑफ सेल जो है वो लार्जर होगा। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर गलत है। शेप के बारे में भी हम यही कहेंगे। देखिए जो शेप होती है, अगर हो सकता है जो कुछ जो शेप हैं वो दोनों में डिस्क वाली हों, स्पिंडल हों, तो ये नहीं कहेंगे कि शेप ऑफ सेल इन एलिफेंट इज़ डिफरेंट देन द शेप ऑफ सेल इन मंकी, क्योंकि जो नर्व सेल होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो तो मंकी और एलिफेंट दोनों में सेम होगा। तो यहाँ पर सी पॉइंट भी गलत है, और यहाँ पर यही पूछ रहा है कौन से कथन जो हैं वो यहाँ पर सही नहीं है। तो सही नहीं यहाँ पर बी और सी हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही होगा। तो अब आप ये बात याद रखिएगा कि एक ऑर्गेनिज्म का नंबर ऑफ सेल जो है वो वेरी करता है, ना कि साइज और शेप। वो हम उनकी हाइट या उसके अकॉर्डिंग नहीं कहेंगे कि अगर एलिफेंट बड़ा है तो उसमें साइज़ ज़्यादा होगा। वो चीज़ें यहाँ पर गलत हो जाती हैं, तो गलत ही बताने थे। तो बी और सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। मैं थोड़ा आपको यहाँ पर समझा भी दूंगी। देखिए दो तरह के वेनेशन जो हैं वो, जैसे हमारी नलियाँ होती हैं, जैसे हमारी वेन्स और आर्टरीज होती हैं, नलियाँ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त को लेकर जाती हैं, सेम ऐसे प्लांट्स में भी दो तरह के वेनेशन होते हैं। एक रेटिकुलेट होता है, जैसे आपका स्पाइडर का जाल होता है ना, इस तरह से बने होते हैं, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है। एक इस तरह से सीधी सीधी लाइन हमें पत्तियों में देखने को मिलती है, तो वो आपका पैरेलल वेनेशन होता है। याद रखेंगे ये रेटिकुलेट है, ये आपका पैरेलल वेनेशन है। जहाँ रेटिकुलेट होता है वहाँ पर जड़ें कैसी होती हैं, वो टैप रूट होती हैं, मूसलाधार जड़ें होती हैं। मतलब एक मेन जड़ होगी और इस तरह से छोटी छोटी ऐसे यहाँ पर जड़ें निकल रही होंगी, जैसे आपको दिख रहा है। तो याद रखेंगे जहाँ रेटिकुलेट वेनेशन होता है वहाँ जड़ें कैसी होती हैं, वहाँ पर टैप रूट होती हैं। मूसलाधार जड़ें जो हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांटों में देखने को मिलती हैं। और जहाँ पैरेलल वेनेशन होगा, जैसे घास का आपने पत्ती देखी होगी, वो सीधी सीधी लाइनें होती हैं, तो उसकी जड़ कैसी होती है, वो फाइब्रस रूट होती है, अपस्थानिक जड़ होती है। वहाँ पर जड़ों के गुच्छे देखने मिलते हैं, जैसे गेहूं का पौधा हो गया, चावल का पौधा हो गया। यहाँ पर जब उनको आप उखाड़ेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा क्या मिलेगा, जड़ों का गुच्छा मिलेगा। तो वो फाइब्रस रूट जो है पैरेलल वेनेशन में देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा। देखिए टैप रूट जो है, कैरेट आप खाते हैं तो उसमें आपको दिखता होगा एक मेन जड़ होती है और इस तरह से छोटी छोटी जड़ें उसमें होती हैं। तो टैप रूट जो है वो कैरेट के अंदर होगी, ए का सेकंड होगा, जो एकमात्र ऑप्शन नंबर सेकंड में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी
आप स्थानिक मूल जड़ की बात करें तो वो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्वीट पोटैटो, जो शकरकंद है उसमें हमें आप स्थानिक जड़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ प्रॉप रूट, ये देखिए प्रॉप रूट जो है ये भी आप स्थानिक जड़ का ही एक पार्ट होता है। प्रॉप रूट जो है वो हमें बैनियन ट्री में देखने को मिलती हैं, बरगद के पेड़ में देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है, जड़ें जो होती हैं ना वो ब्रांचेस से भी निकलने लगती हैं और पेड़ों को सपोर्ट जो है पेड़ों को सपोर्ट देती हैं, तो वो आपकी प्रॉप रूट हो गई। उसके बाद एक आती है स्टिल्ट रूट, ये हमें शुगर केन गन्ने में देखने को मिलती है। आपने गन्ने के निचले हिस्से में देखा होगा, वहाँ से भी क्या होता है उसकी निचली ब्रांच से जो है वहाँ पर रूट्स जो हैं वो निकलती हैं और वो उसको सपोर्ट जो है वो प्रदान करती हैं उसकी नोड से। जो शुगर केन की नीचे वाली नोड होती है उससे ब्रांचेस, उससे जो है आपको रूट्स निकलती हुई दिखाई देंगी, तो वो आपकी स्टिल्ट रूट होती है। बाकी आप सर्च करके डायग्राम में देखेंगे तो और क्लियर वहाँ पर आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब फिर से ये आपका एक क्वेश्चन बना जो मैंने अभी समझाया था। आफ्टर डिगिंग अ ग्रास प्लांट, एक ग्रास प्लांट को आपने डिग करा है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व इट्स रूट एंड लीव्स, तो बताइए नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। देखिए कि जो घास का पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें हमें सीधी सीधी लाइनें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा आपका पैरेलल वेनेशन होगा। कैसा होगा, समांतर शिरा विन्यास होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। और जहाँ पैरेलल वेनेशन होता है वहाँ पर रूट हमेशा कैसी होती हैं, वो रेशेदार होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं, आप स्थानिक जड़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रकार्य है उसका सही प्रकार जो है उसकी सही व्याख्यान हमें करती हैं। इट हेल्प इन कूलिंग द प्लांट, बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा पौधों के आसपास ठंडा जो है वो बना रहता है, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होता है, तो ये तो हमारा सही है। इट हेल्प इन ऑब्जॉर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू द लीफ, बिल्कुल ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, रूट से पानी लीफ तक आता है, तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पत्तियों तक, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरनमेंट, बिल्कुल क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो बाहर की गैसेज जो है वो अंदर आती है और अंदर की गैस बाहर जाती हैं, तो उसमें ट्रांसपिरेशन में जो पानी है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो सही कथन है वो A, B, C जो है वो तीनों हो जाएंगे। ट्रांसपिरेशन जो है पौधे का, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार रिपीट है और 2021 की शिफ्टों में भी ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर सही सिक्वेंस बताना था। रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अभी पीछे वाली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया भी था। मानव उत्सर्जन तंत्र का जो पूरा सही चरणों का सही क्रम है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले किडनी क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं और उसमें से ही फिल्टर करने के बाद जो है वहाँ पे जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर यूरिन बनाते हैं, और वो यूरिन जो है किडनी से फिल्टर होने के बाद हमारे यूरेटर ट्यूब्स जो हैं वहाँ पर आता है। इस तरह से पतली जो ट्यूब्स होती हैं वो हमारी यूरेटर ट्यूब्स होती हैं। उसके बाद जो पानी का जो वो जिसमें जो वेस्टफुल सब्सटेंस ऐड हो गया है वो ऐड कहाँ पर आता है, वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है, जो हमारा मूत्राशय होता है वहाँ पर आता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में वो यूरेथ्रा जो ओपनिंग होती है जहाँ से आपका जो टॉयलेट होता है जो बाहर निकल जाता है, वो यूरेथ्रा जो होता है वो नीचे होता है। तो इस तरह से पूरा ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले किडनी होती हैं और जो पतली ट्यूब होती हैं वो आपकी यूरेटर होती हैं। फिर जो बड़ा सा जहाँ पर स्टोर होता है एंड में आके वो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, और लास्ट में जहाँ से वो बाहर निकल जाता है आपका वेस्ट, वो होता है आपका यूरेथ्रा। तो यहाँ पर सही सीक्वेंस जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि किस में हमें किस तरह का जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, वो देखने को मिलता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है, प्रजनन प्रणाली दे रखी है और प्लांट बता रखा है कि उनमें पौधों में किस तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। देखिए जो कटिंग होती है वो रोज़ की होती है। रोज़ में आपने देखा होगा हम डंडी को काट के ही फिर से लगा देती हैं, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो रोज़ में होता है वो कटिंग ही होता है। तो ए का तो हमारा फर्स्ट होगा जो हमें एकमात्र ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा ना, आपको बचे हुए ऑप्शन पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। आप वहाँ पर यही करना जो आपको दिखे और वही पॉइंट मिल जाए तो तुरंत उसको टिक करके आगे बढ़ जाना। तो ऑप्शन नंबर 2 ही जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन जो है वो हमें फर्न्स में देखने को मिलते हैं। इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन ये इस तरह से बनते हैं स्पोर फॉर्मेशन, इस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें फर्न्स में। उसके बाद देखिए जो हमारा
सी है फ्रेगमेंटेशन। ये जो देखिए फ्रेगमेंटेशन है ये हमें स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरह का स्पायरोगायरा होता है। ये क्या होता है, ये टूट जाता है इस तरह से। फ्रेगमेंटेशन जो है वो हमें स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए बडिंग की बात करें तो बडिंग जो है वो हमें किस में देखने को मिलती है, बडिंग हमें ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलती है। मतलब उनके ही हिस्से से एक बड निकलने लगती है, तो वो ईस्ट और हाइड्रा होते हैं, जहाँ पर बडिंग जो है वो उनका रिप्रोडक्शन का मोड होता है, जिसे हम हिंदी में मुकुलन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से सिंगल सिंगल भी बन जाएगा कि बडिंग जो है वो किस में होती है, तो याद रखेंगे वो ईस्ट और हाइड्रा में होती है। फ्रेगमेंटेशन याद रखेंगे वो किस में होता है, स्पायरोगायरा में होता है, और एल्गी में भी होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पोटैटो के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो हमें पोटैटो में देखने को मिलता है, आलू में देखने को मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ये क्वेश्चन भी 2-3 तरह से अलग अलग शिफ्टों में बना था। गैल ब्लैडर ऑफ द पेशेंट वॉज सर्जिकली रिमूव। देखिए गैल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर लिया जाता है, जिसे हम पित्त की थैली बोलते हैं, उसे पित्ताशय बोलते हैं। बेसिकली वहाँ पर पथरी वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से गैल ब्लैडर को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी एडवाइस वुड बी हेल्पफुल फॉर हिम। तो इसमें कौन सी आहार संबंधित सलाह उसके लिए मददगार होगी। देखिए जो फैट होता है वो वहाँ पर उसका डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि लीवर सीक्रेट करता है बाइल। देखिए जो लीवर होता है हमारा, ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर जो होता है ये बाइल बनाता है, बाइल जो है पित्त बनाता है। ये जो बाइल है बनाता है पित्त बनाता है, और ये जो पित्त रस है ये हमारा जाकर कहाँ स्टोर होता है, ये हमारा गैल ब्लैडर जो हमारा पित्ताशय होता है कुछ समय के लिए उसमें जाकर स्टोर होता है। और जब फैट का डाइजेशन हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उस समय फैट के कंप्लीट डाइजेशन के लिए उसे पित्तरस की आवश्यकता होती है। और जब ये पित्तरस जो है पित्ताशय में स्टोर ही नहीं होगा, तो जिस समय स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन हो रहा होगा तो वहाँ पर उसको सही टाइम पे जो पित्तरस है वो मिल नहीं पाएगा। तो यही सलाह दी जाती है कि उन्हें हाई फैट वाले जो फूड हैं उनसे बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। हमें उन विटामिन के सेट बताना है जो स्टोर होते हैं लीवर में। पीछे भी बताया था मैंने, यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर को जो है इनकी आवश्यकता नहीं होती। नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी ऑन एवरीडे बेसिस। तो वो फैट वाले जो विटामिन हैं वही होते हैं जो लीवर में स्टोर होते हैं। तो ADE यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर इसमें ऑप्शंस गलत लिखे हैं, तो याद रखेंगे हिंदी वाले ऑप्शन में नहीं जाना है। तो ADE जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, और यही लीवर के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन वहाँ पर नहीं आएंगे, मतलब बी और सी वहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ सेल एंड देयर शेप इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए ये हमने पढ़ा था सेल वाले टॉपिक में। मानवों में कोशिका और उनके आकार में को निम्न में से कौन सा सेट जो है सही प्रकार से दर्शा रहा है। देखिए जो नर्व सेल्स होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, वो हमारी लॉन्ग और ब्रांच होती हैं। जिसमें हम लॉन्ग और ब्रांच जब भी पूछा जाए, जिसमें हमें एक्सन देखने को मिलता है, वो इस तरह की शेप में होती है ना, ऐसे ऐसे करके पतला सा ये बना रहता है, तो वो हमारी नर्व सेल होती हैं। मैंने पीछे आपको समझाया भी था जब हम थ्योरी कर रहे थे। तो नर्व सेल कैसी होती हैं, वो हमारी लॉन्ग होती हैं और हमारी ब्रांच होती हैं। तो ए का जो मैच है वो 5th से होगा, जो 2 ऑप्शन में दे रखा है। चलिए आगे और देखने की कोशिश करते हैं। रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिस्क शेप के होते हैं, चक्रिका आकार के होते हैं, ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ले सकें। तो रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं, वो डिस्क शेप के होते हैं। बी का हमारा क्या हो जाना है, बी का हमारा सेकंड हो जाना है। तो जो यहाँ पर नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ना, वो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो बाहर से जब कोई बैक्टीरिया या कुछ भी आता है तो उनसे लड़ने में वाइट ब्लड सेल मदद करते हैं। तो वो एकदम से क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और वो अपनी शेप चेंज करते हैं उनसे लड़ने के लिए, जो बाहर से बैक्टीरिया आ रहे हैं। तो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो अपनी शेप चेंज करते हैं। ये बात यहाँ पर सी की क्या हो जाएगी, वाइट ब्लड सेल हो जाएगी। मसल सेल जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, मसल सेल जो होते हैं वो हमारे लॉन्ग और थिन होते हैं, पतले होते हैं, इस तरह से, इस तरह की फॉर्म में लॉन्ग और थिन होते हैं। और जो स्किन सेल होते हैं वो हमारे फ्लैट शेप के होते हैं।
हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म की पहचान करनी है। देखिए दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं कि यूक्रियोटिक होते हैं, प्रो मतलब पहले और यूक्रियोटिक मतलब नए। तो प्रोक्रियोटिक में वेल डिफाइंड जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो देखने को नहीं मिलता। और जो प्रोक्रियोटिक होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सारे सिंगल सेल हैं, तो वो प्रो हैं, पुराने हैं। यूक्रियोटिक कौन से सेल हैं? वो जो नए हैं, जिनमें अच्छा सा न्यूक्लियस जो केंद्रक है, वेल डिफाइंड केंद्रक जो है वो देखने को मिलता है। उनमें मल्टी सेलुलर जो है, मल्टी सेल देखने को मिलते हैं। सिंगल सेल भी होते हैं, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर क्या होते हैं, सब मल्टी सेल होते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ही बात कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ सिंगल सेल भी होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। ये हमारे यूक्रियोटिक सेल ही होते हैं, यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं। और इनके अलावा ज़्यादातर सभी जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे हम भी किसके अंदर आते हैं, हम भी यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म ही हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। जबकि अमीबा और पैरामीशियम ये आते तो यूक्रियोटिक में हैं, लेकिन ये क्या है, ये दोनों सिंगल सेल हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। लेकिन अभी अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया होता प्रोक्रियोटिक, बताइए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, तो प्रोक्रियोटिक में हमारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाते। ये प्रोक्रियोटिक हैं, क्यों? क्योंकि इनमें वेल डिफाइंड जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो देखने को नहीं मिलता। और ये दोनों भी, और प्रोक्रियोटिक जो होते हैं वो तो पक्का सिंगल सेल ही होते हैं, लेकिन जो यूक्रियोटिक हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो प्रोक्रियोटिक पूछता तो ये आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 4। अभी यूक्रियोटिक पूछा है तो अमीबा और पैरामीशियम जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट बी कंसिडर एज एन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग। कौन सी क्रिया सभी जीवधारियों का आवश्यक जो है वो लक्षण यहाँ पर नहीं माना जा सकता, वो हमको बताना है। देखिए एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीशन में हम पूरा पढ़ते हैं ना, किडनी से लेकर पूरा यूरेथ्रा तक लेकर वो जो पूरा पढ़ते हैं वो एक्सक्रीशन में आ जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इजेशन होता है ना, मल त्यागना, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं कंसिडर करा जाता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, यहाँ पर हमें सही कथन बताना है रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में। देखिए जो जैसे हम 24 घंटे श्वसन करते हैं, सेम ऐसे ही पौधे भी 24 घंटे श्वसन करते हैं, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पौधे सिर्फ दिन के समय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। श्वसन जो होता है वो दिन और रात दोनों समय होता है पौधे में, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वो केवल दिन के समय होता है पौधों में, सूर्य के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फ्लोइंग लीड टू एन इंक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। निम्न में से किसके कारण जो वाष्पोत्सर्जन की दर है पौधों में उसमें वृद्धि होगी। देखिए अगर एरिया बढ़ा देंगे हम लीफ का तो सीधी सी बात है, तो जो एरिया बढ़ने से क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन की दर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो आसानी से लीफ से निकल पाएगी। तो एक ही वजह से तो बिल्कुल इंक्रीज़ होगी, हाइट से नहीं होगी। देखिए अगर पेड़ की हाइट बढ़ा देंगे तो ट्रांसपिरेशन की रेट घट जाएगी, क्योंकि उसको निकलने में, लीफ तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, तो ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वहाँ पर घट सकती है, तो ये तो नहीं होगा। इंक्रीज़ इन विंड वेलोसिटी, बिल्कुल हवा के वेग बढ़ने से, जैसे हवा बहुत तेज़ चलती है तो आपने देखा होगा पत्तों से पानी एकदम निकलता है, तो ए और सी जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इनके कारण से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है उसमें वृद्धि होगी, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है उसमें जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये हमारा सॉइल वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन है और मैंने थ्योरी में अच्छे से समझा दिया था। देखिए यहाँ पर 3 तरह की जो मृदा है, जो सॉइल है हमको दी है और उनके कुछ फीचर्स बताए हैं और उनके बेसिस पर हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सी सॉइल की बात हो रही है। अगर मैं सॉइल एक्स की बात करूँ, मृदा एक्स की बात करूँ, तो उसमें जो पर्कुलेशन रेट है वो हाई है, और आपको पता होना चाहिए जो पर्कुलेशन रेट हाई होता है वो हमारा किस में होता है, वो सैंडी सॉइल में होता है। तो एक्स जो है वो हमारी सैंडी सॉइल होगी, मतलब बालुई मृदा होगी। फिर वाई की बात करें तो इसमें स्लो टू मीडियम, मीडियम, मॉडरेट, जब भी इस तरह का जाता है तो वो हमेशा दुमटी मृदा की बात करेगा, लोमी सॉइल का बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है सैंड और क्ले का, तो उसमें हर चीज़ क्या होगी, मॉडरेट होगी, पर्कुलेशन रेट भी, पानी निकलने की दर भी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब देखिए जिसमें पानी ज़्यादा निकल रहा है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सीधी सी बात है वो लो होगी। इसके बाद अगर मैं जेड सॉइल की बात करूं तो इसमें पर्कुलेशन रेट जो है वो बहुत स्लो है, मतलब जो पार्टिकल होंगे सॉइल के वो बहुत ही
सूक्ष्म होंगे, जिससे वो क्या कर रहे हैं, पानी को अपने अंदर से नहीं निकलने दे रहे। तो पर्कुलेशन रेट जो है वहाँ पर क्या हो गया, वो कम हो गया। जब बहुत कण पास पास हैं तो एरिएशन जो है वो भी पुअर है, गैप जो है वो कम है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सीधी सी बात है, जब कण जो है वो बारीक हैं और पास पास हैं तो पानी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जेड सॉइल जो होती है वो क्ले सॉइल होती है, ये मृण्मय मृदा जो होती है उसका फीचर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये सॉइल वाले चैप्टर से ही है, मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ इसी वजह से ऐड करे हैं ताकि और अच्छे से आपका ये क्लियर हो जाए। और सॉइल चैप्टर से हमें काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में देखने को मिले थे। सॉइल ए हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब देखिए लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ही होगी जिसका हाई पर्कुलेशन रेट होगा। पेट्रोलियम लिखा है पर्कुलेशन रेट, तो सीधी सी बात है वो सैंड का ही होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सैंड की। अगर सॉइल बी की बात करें तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई है और पर्कुलेशन रेट बहुत कम है। तो बात किसकी हो रही है, क्ले की, चिकनी मृदा की, जिसे हम मृण्मय भी बोलते हैं। और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो है, ह्यूमस जो है वो ज़्यादा होता है। सॉइल सी की बात करें तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मीडियम है, पर्कुलेशन रेट और जो ये सब है वो सब मीडियम है। तो यहाँ पर या तो लूमी सॉइल या सिल्ट की बात होगी या गाद की बात होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। देखिए जो सिल्ट होती है, जो गाद होती है, ये आप देखेंगे तो नदियों के बीच में देखने को आपको मिल जाएगी और उसमें से आप मिट्टी को निकालेंगे तो उसमें रेत भी होगा, उसमें क्ले भी होगी, तो वो आपकी गाद होती है, आपका सिल्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, फिर से ये सेल के फीचर को लेकर क्वेश्चन बना है। हमारा जो बॉडी के अंदर सेल होता है उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बना है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, कोशिका का शक्ति भंडार जो बोलते हैं, वो हमारे सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो कहलाता है। तो ए का हमारा 3rd होने वाला है। स्टोर हाउस अभी मैंने पीछे बताया था, वैक्यूल्स, उसके अंदर वाटर, मिनरल्स, वेस्ट सब्सटेंसेस वो होल्ड करके रखता है, तो वो हमारा स्टोर हाउस कहलाता है, तो उसमें हो जाएगा वैक्यूल्स। बी का हमारा 5th हो जाएगा और ए का हमारा 3rd हो जाएगा, जो हमको एकमात्र 2nd ऑप्शन में देखने को मिलता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ सेल क्या होता है, वो हमारा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। गेट कीपर क्या होता है, जो हमारी बाहर की लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा आंसर है। ये देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से ये जो आर्टरीज हैं और वेन हैं, धमनी हैं और शिरा हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन बने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। XR ब्लड वेसल्स, ये हमारे अंदर वो नलियाँ होती हैं, रक्तवाहिनी होती हैं जो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो कैरी करती हैं कौन, हमारी वेन्स। याद रखेंगे वेन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शिराएं। तो ये यहाँ से हट गया, शिरा वाला ऑप्शन ही हमारा 2 में से कोई आंसर होगा। जो वेन्स होती हैं ना, इनकी वॉल कैसी होती हैं, इनकी भित्तियाँ कैसी होती हैं, वो थिन होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये क्या करती हैं, देखिए हमारे हार्ट से पूरी हमारी बॉडी तक जो रक्त ले जाने का काम होता है वो हमारा आर्टरीज का होता है, धमनी का होता है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे जाती हैं, तो जो उनकी वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। लेकिन ये जो वेन होती हैं ना, ये हमारी बॉडी से रक्त को हमारे हार्ट तक लेके जाती हैं, नीचे से ऊपर जाती हैं, तो इनमें जो वॉल होंगी वो मोटी नहीं होंगी, वो पतली होती हैं। तो यहाँ पर वेन जो होगी उनकी वॉल कैसी होगी, थिन होगी। और हमें वो बताना है उसकी वेन के बारे में बताना है जो कैरी करती है क्या, ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो लंग्स से लेके हार्ट तक जो भी हार्ट पर ला रही होंगी वो वेन्स होंगी, और जो हार्ट से ले जा रही होंगी वो आर्टरीज होंगी, वो धमनी होंगी। तो यहाँ पर बात हो रही है पल्मोनरी वेन की, फुसफुस शिरा की। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, यहाँ पर यूनिसेलुलर हमको बताने हैं, जो सिंगल सेल हैं वो बतानी है। तो यहाँ पर आंसर दिया था इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 एग और स्पर्म। वैसे देखिए जो एग और जाइगोट होता है, जाइगोट भी सिंगल सेल ही कंसिडर करा जाता है। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न जो होता है वो जाइगोट होता है और बाद में जाके वो एम्ब्रियो बन जाता है।
एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन जायगोट को भी हम सिंगल सेल कंसिडर करते हैं। तो आंसर तो इसमें पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों होने चाहिए थे, बट सीटेट वालों ने पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस। तो देखिए कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, और ये प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। देखिए जो छोटी आंत होती है इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 होती है, और जो बड़ी आंत होती है इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। और इनका जो रेशो होता है वो कितना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हो जाएगी वो ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा, तो ये 5 इसकी टेबल में 1 बार और ये इसकी टेबल में 5 बार। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का रेशो जो होता है वो 5:1 होता है। ये भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्लड सेल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका वर्गीकरण करना है। देखिए हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर बताना है। कंटेन पिगमेंट ऑफ आयरन, वो हमारे रेड ब्लड सेल में होता है, आरबीसी में होता है। फिर उसके बाद क्या करता है, मल्टीप्लाई रैपिडली व्हेन फॉरेन बॉडी एंटर। जैसे मैंने बताया था जब बाहर से बैक्टीरिया आते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आप में तीव्र वृद्धि करते हैं और अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। तो वो होते हैं कौन, हमारे वाइट ब्लड सेल। उसके बाद जो फॉर्म क्लॉट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, वो होती है हमारी प्लेटलेट्स। जैसे देखिए अगर कहीं चोट लगती है तो आपका खून निकलता है, तो कुछ समय बाद वो खून रुक जाता है। वो किसकी वजह से रुक जाता है, प्लेटलेट्स की वजह से रुक जाता है। अगर वो नहीं होंगी तो हमारा जो खून है वो रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी वो ऑप्शन नंबर 3 की बात हो रही थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, देखिए ये फिर से यही वाला क्वेश्चन मैंने ऐड किया है वाइट ब्लड सेल का। क्या वाइट ब्लड सेल, कुछ कथन दिए हैं और उनको हमें बताना है क्या सही है। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो हेल्प करते हैं इन फाइटिंग विद डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और बाहर से आई जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनसे लड़ने में हमारी मदद करती हैं। वाइट ब्लड सेल कैन चेंज शेप, और जब वो लड़ रहे होते हैं उस दौरान वो अपनी शेप को चेंज करते हैं। तो रीज़न और असर्शन दोनों यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ह्यूमन बीइंग ए इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक ऐसी ग्रंथि जो आंतस्त्रावी भी है और हमारी बाह्य स्त्रावी भी है। तो वो कौन सी ग्रंथि होती है, वो हमारी होती है, यहाँ पर याद रखेंगे, पैनक्रियाज। जो अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज होता है, ये हमारी ग्रंथि होती है। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। जो भी आपने देखे होंगे डायबिटीज़ वाले पेशेंट अगर इंसुलिन का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा जो स्टमक होता है, अमाशय होता है, उसके नीचे पैनक्रियास होता है, अग्नाशय, तो पेट के थोड़ा सा नीचे जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं। तो बेसिकली वो पैनक्रियास के अंदर जो है, क्योंकि इंसुलिन उनका वहीं से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो वहाँ पर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन जो हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो इंसुलिन की बात हो रही है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन, और ये किसके लिए होता है, कौन से डिजीज़ के लिए, डायबिटीज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, समटाइम वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर एक्सरसाइज, इट इज़ बिकॉज। कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि उस समय हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन करने लगते हैं। देखिए हम वायवीय श्वसन करते हैं जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं अच्छी मात्रा में, लेकिन अवायवीय श्वसन क्या होते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल नहीं पाता, तो उस समय हम क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता। क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एकदम से उतना नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हमारी मसल्स क्या करती हैं, वो क्रैम्प करती हैं। और क्रैम्प करने के बाद क्या होता है, लैक्टिक एसिड वहाँ पर बनता है, जिसकी वजह से वो क्रैम्प करती हैं और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, द करेक्टली डिस्क्राइबिंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज इन ह्यूमन हार्ट। बताना है मानव हृदय में धमनियों के विषय में जो सही वर्णन करने वाला कथन है वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए जब भी आर्टरीज की बात होगी, ये थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, लचीली होती हैं, थिक होती हैं क्योंकि ऊपर से नीचे रक्त लाती हैं। इनमें वाल्व्स नहीं होते। देखिए वाल्व्स जो होते हैं वो वेन्स के अंदर होते हैं, शिरा के अंदर होते हैं, जैसे पटद्वार जिसे हम बोलते हैं। देखिए जब रक्त नीचे से ऊपर जा रहा होता है वेन्स में, शिराओं में, तो वो नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो वापस नीचे की तरफ ना आ जाए, तो उसमें वाल्व्स जो पटद्वार होते हैं वो लगे रहते हैं ताकि जो रक्त है वो वापस नीचे ना आए, तो वो
वेन्स में होते हैं, वो शिरा में होते हैं, ना कि आर्टरीज में। तो ये विदाउट वाल्व्स होती हैं। ब्लड फ्लो यहाँ पर हाई प्रेशर से होता है क्योंकि वो ऊपर से नीचे जा रहा है। और ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे हृदय से हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो आर्टरीज, जो धमनियाँ होती हैं, वो लेकर जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सेल एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कोशिका के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं और गलत कथन बताना है। देखिए कोशिका से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, तो उसको अच्छे से देख कर जाइएगा। शेप ऑफ द सेल आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू देयर फंक्शन। जैसे मैंने अभी समझाया था कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें डिस्क जैसी शेप होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ले सकें। तो बिल्कुल जो उनकी शेप होती है वो फंक्शन से रिलेट करती है। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि कोशिका की जो आकृति होती है ना वो विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है। सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। मैंने बताया था प्लांट सेल में दोनों होती हैं, सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि सेल वॉल जो है ना वो बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, प्लांट सेल के साथ साथ। अगर पूछा जाए सेल वॉल किसके अंदर और होती है तो वो जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी होती है। तो सी भी हमारा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ए अभी हमारा सही था और सी हमारा सही था, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है गलत कथन, तो बी यहाँ पर गलत है। बाकी देखते हैं डी। जो न्यूरॉन होते हैं वो एग्जिबिट स्पिंडल शेप, नहीं, जो स्पिंडल शेप होती है वो हमें मसल सेल्स में देखने को मिलती है, ना कि न्यूरॉन में। तो यहाँ पर जो गलत कथन हो जाएंगे वो आपका बी और डी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। फिर से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से रिलेटेड करके क्वेश्चन बना। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के संदर्भ में कौन सी बात यहाँ पर सही है वो हमें बतानी है। देखिए जो रेस्पिरेशन होता है वो नाइट और दिन दोनों में होता है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वो केवल दिन के समय होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट कथन दिए हैं और इनको विचार कर हमें सही कथन जो है इनमें बताने हैं। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर बैक्टीरियल डिजीज। मलेरिया के बारे में अभी बताया था, ये प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजोआ है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं होगी। तो ये तो हो गया गलत स्टेटमेंट। टाइफाई और जो टाइफाइड है और जो टीबी है वो प्रोटोजोआ से होती हैं, ये भी गलत है। ये दोनों के दोनों किससे होते हैं, ये बैक्टीरिया से होते हैं, तो बी भी गलत हो गया। इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स जो होती हैं वो वायरस से होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो इन्फ्लुएंजा होता है, जुकाम वगैरह होता है, उसमें भी कोई दवाई नहीं होती है क्योंकि वो वायरस से होता है। चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे वायरस से होते हैं। तो सी वाला कथन जो है वो यहाँ पर सही हो गया। पोलियो और जो कफ है वो वायरल डिजीज़ है, बिल्कुल, पोलियो, कफ, ये सारे के सारे वायरल डिजीज़ वायरस से ही होते हैं। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट सही हैं, सी और डी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। करेक्ट आंसर बताना है टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग। जब हम सांस लेते हुए अंत श्वसन करते हैं तो उसको प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए सही उत्तर जो है वो हमको बताना है। देखिए जब हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, तो हवा जो है वो अंदर आती है, एयर मूव इन होती है, बिल्कुल, वायु अंदर की ओर आती है। रिब्स जो होती हैं, जो हमारी पसलियाँ होती हैं ना, वो बाहर की ओर आ जाती हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा ले पाएँ, तो रिब्स मूव आउट हो जाता है। और जो डायफ्राम होता है, एक लेयर होती है जो क्या करता है, डायफ्राम नीचे को हो जाता है ताकि हवा ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें फिल हो जाए। जैसे गुब्बारा होता है ना, नीचे की तरफ हो जाता है, हम फुलाते हैं, तो सेम वैसे इस तरह से होता है डायफ्राम। जब हम इनहेल करते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाता है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करने हैं कॉलम ए और कॉलम बी से। कॉलम बी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रजनन को और कॉलम ए बता रहा है हमारा कुछ पौधों को उनके प्रजनन के तरीके। अब देखिए जो एल्गी होती है, एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे आपने पानी में देखा होगा वो जो हरा हरा पड़ा रहता है वो कितनी जल्दी फैल जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे विखंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, वो एक जो है दूसरा टूट जाता है, फिर दूसरा जो है तीसरे में टूट जाता है। तो ए का यहाँ पर सेकंड होगा, जो हमें 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। देखिए जो फंगाई होते हैं उनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, जैसे ब्रेड में होता है, इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन देखने को वहाँ पर मिलता है और फिर बाद में ये टूट जाता है तो और स्पोर्स जो हैं वहाँ पर बनते हैं। तो बी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जो हमको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलता है, ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। जो डहेलिया होता है उसमें रूट के द्वारा ही प्रजनन होता है, और जो कैक्टस होता है ना, उसमें जैसे हम पढ़ते भी हैं NCERT
एनसीईआरटी में दे भी रखा है, ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा, उसमें उनकी पत्तियां जो हैं वो नीचे गिर जाती हैं और उन पत्तियों से क्या होता है, नया ब्रायोफाइलम जो पत्थर चट्टा है, जो कैक्टस है, वो उग जाता है। तो वो आपकी क्या होती हैं, डिटैच बाय द बॉडी पार्ट, किसी बॉडी पार्ट के थ्रू। जैसे आपका रोज़ का प्लांट है, तो रोज़ में भी हम क्या करते हैं, उसकी स्टेम जो है वो काट देते हैं, तो उसमें रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, डिटैच ऑफ बॉडी पार्ट ही होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, यहाँ पर हमें वो सेट बताना है ह्यूमन डिजीज़ का जो वायरस से होते हैं। अब देखिए, जब भी वायरस की बात होगी, विषाणु की बात होगी, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपका बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से जो है ये आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो ये ऑप्शन बाहर होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आंसर हो जाएगा। देखिए, हेपेटाइटिस, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, मैंने पीछे भी समझाया था, ये सारे के सारे आपको वायरस से होते हैं, इनके टीके लगते हैं, तो ये वायरल डिजीज़ हैं, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। बाकी टाइफाइड में ऐड था, कॉलेरा जो है वो भी आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये आपका जो है इसको मेरा नाम याद नहीं आ रहा, विवियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से जो है वो कॉलेरा होता है। तो यहाँ पर वायरल डिजीज़ पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आंसर होगा। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल, केंद्रक का क्या काम नहीं होता हमारे सेल में, ये हमको बताना है। इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, नहीं, ये तो सेल वॉल का काम होता है। किसका होता है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति का काम होता है, ना कि न्यूक्लियस का। तो यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यही इसका फंक्शन नहीं होगा, कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता जो होती है वो प्रदान करना। बाकी ये ट्रांसफ़र करता है ट्रेंड फ्रॉम पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीन, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर जीन होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये सारा फीचर हमें केंद्रक के अंदर देखने को मिलता है। ये कंट्रोल सेंटर जो है, सेंटर एक्टिविटी जो पूरे हमारे सेल की सेंटर एक्टिविटीज़ हैं, उसका काम न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बात भी सही है यहाँ पर। इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड द न्यूक्लियस, बिल्कुल जो साइटोप्लाज्म है और बाहर जो होता है उसका मूवमेंट जो है वो ये न्यूक्लियस जो है वो देखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर सही है, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस विल बी हैम्पर्ड इन द माउथ कैविटी ऑफ अ पर्सन हु सलाइवा इज लैकिंग सलाइवरी अमाइलेस, यदि किसी व्यक्ति की लार में लार अमाइलेस जो है वो नहीं है, उसकी हीनता है, तो व्यक्ति के मुख गुहा को बाहिर होने वाली प्रक्रिया क्या कौन सी होगी, ये हमको बताना है। देखिए, जो हमारा सलाइवा होता है ना, जब हम खाना खाते हैं ना, तो उसमें सलाइवरी अमाइलेस नामक एंजाइम पाया जाता है। अमाइलेस जो है वो एक एंजाइम होता है जो हमारे खाने में जो स्टार्च है उसको शुगर में जो माल्टोज है उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो कौन सी दिक्कत वहाँ पर उसको फेस होगी कि जो शर्करा है, जो स्टार्च है वो शर्करा में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फंगाई, फंगाई के बारे में सही कथन क्या है वो हमको यहाँ पर बताने हैं। दे आर प्लांट, बिल्कुल प्लांट की कैटेगरी में ही उनको रखते हैं बेसिकली, अब तो उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो प्लांट ही आएगा, क्योंकि उन्होंने यही माना। दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ये जो फंगाई, मशरूम वगैरह होती हैं इनमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म जो है वो नहीं करते। ऑल फंगाई आर यूनिसेलुलर, ये यहाँ पर गलत है, ज़्यादातर सारे फंगाई मल्टी सेलुलर होते हैं सिवाय ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, तो ये यहाँ पर गलत है। सम फंगाई हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक, बिल्कुल कुछ कवक जो होते हैं प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। जैसे वो हमने पढ़ा था ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि अभी पीछे जो पेडागोजी के क्वेश्चन किए थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की, तो वो फंगाई से तो बनी थी। तो यहाँ पर डी पॉइंट जो है वो भी सही है। तो कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर सही हैं, ए, बी और डी, मतलब जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। सी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि सारे फंगाई जो होते हैं वो एक कोश के होते हैं, नहीं, कुछ ही एक दो ही फंगाई होते हैं ईस्ट वगैरह, बाकी सारे जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, रीना इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड लैक ऑफ एपिटाइट, डॉक्टर डायग्नोज अ वायरल डिजीज, डिजीज़ कैसा डायग्नोज करा है, जो विषाणु जनित रोग है। तो और किसकी वजह से हो रहा है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है, जल के प्रदूषण की वजह से हो रहा है। तो बताइए वो कौन सी डिजीज़ है, कॉलेरा बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया, यहाँ पर बात हो रही है हेपेटाइटिस की, यही आपका वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस ए बेसिकली कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, लीवर डिजीज़ है आपकी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, यहाँ पर कुछ टेबल दी हैं, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमको कुछ ह्यूमन डिजीज़ बताए हैं और वो किससे होते हैं, कौन से सूक्ष्म जीवों से होते हैं वो बताए हैं, और उनका मोड ऑफ संचरण का क्या तरीका होता है वो हमको बताना है। तो कुछ टेबल में चीज़ें फिल नहीं होती हैं, हुई हैं, उनको फिल करना है। जैसे टाइफाइड है, बैक्टीरिया से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, संचरण का तरीका क्या होता है, वो पानी होता है, बेसिकली गंदा पानी पीने से। तो दो ऑप्शन में दिख रहा है, पहले और तीसरे में। मीजल्स जो होती है, जो खसरा होती है, ये क्या है, ये वायरस डिजीज़ है। तो वायरस यहाँ पर भी दिख रहा है हमें और वायरस यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। और ये एयर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर, तभी तो कहते हैं जैसे खसरा वगैरह होती है उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि हवा से भी वो फैल जाती है। डेंगू जो होता है वो क्या है, वो आपकी वायरस डिजीज़ है, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। डेंगू हमें पता है वायरल डिजीज़ होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमने एक्स को भी पहचाना, वाई को भी और जेड को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। रीड द स्टेटमेंट बिलो। कुछ कथन यहाँ पर दिए हैं और हमको बताने हैं सही कथन यहाँ पर कौन से हैं। ऑल प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर। बिल्कुल, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उसमें आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिन आ जाते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये बात सही है। ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। जो सभी बैक्टीरिया होते हैं वो एक कोश के होते हैं, ये बात भी सही है। ऑल फंगाई आर यूनिसेलुलर, ये बात यहाँ पर गलत है क्योंकि फंगाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ईस्ट वगैरह को छोड़ दें तो वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर सी पॉइंट जो है वो गलत है और ए और बी सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। यहाँ पर फ्रॉम द फ्लोइंग हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। देखिए, जो बाइनरी फ्यूजन द्विविखंडन के द्वारा प्रजनन करते हैं वो कौन होते हैं, वो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हाइड्रा और ईस्ट की बात करें जो, तो वहाँ पर वो मुकुलन करते हैं, वो बडिंग करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी अमीबा और पैरामीशियम की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। विच ऑफ द फ्लोइंग आर वाटर बॉर्नी बैक्टीरियल डिजीज। यहाँ पर हमें जीवाणु जनित रोग बताने हैं। अब जब जीवाणु की बात हो रही है तो मलेरिया नहीं आएगा, वो प्रोटोजोआ से होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, जॉन्डिस जो है वो लीवर रिलेटेड डिजीज़ है जो कि वायरल डिजीज़ होती है, हमें बैक्टीरिया वाले बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, टाइफाइड और हैज़ा। तो जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। यहाँ पर हमें कुछ ग्लैंड दिए हैं और उनसे रिलेटेड जो इरेगुलर फंक्शन है वो हमको यहाँ पर बताए हैं। जैसे थायराइड है, थायराइड की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, घेंगा हो जाता है, तो ए का हमारा थर्ड होगा। फिर पैनक्रियास की कमी से क्या हो जाता है, वो डायबिटीज़ का इशू हो जाता है, बी का हमारा यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ए का 3 और बी का फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। एड्रिनल ग्लैंड, देखिए जो ये एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये हमारी दोनों किडनियों के ऊपर पाया जाता है, ये हमारे स्ट्रेस और एंगर को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से हमें स्ट्रेस और एंगर बहुत ज़्यादा होने लगता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर ये सही से डेवलप, यहाँ पर ये ग्लैंड जो है सही से काम नहीं करेगा तो जो ग्रोथ है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आंसर यहाँ पर जो हो गया है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। यहाँ पर देखिए जो वेन और आर्टरी हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग वेन्स इन ह्यूमन बीइंग। जो हमारे मानव में शिराएं होती हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है। दे मोस्टली कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू हार्ट, बिल्कुल। दे हैव थिक वॉल, मैंने बताया था उनमें थिन होती हैं। उनमें वॉल्स होते हैं जो अलाउ करता है ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, जो ताकि जो रक्त है वो एक ही दिशा में प्रवाहित करे। दे आर सुपरफिशियली लॉक्ड अंडर द स्किन, बिल्कुल ये त्वचा के निचले पृष्ठ पर अवस्थित होती हैं, जो हरी हरी वेन्स दिखाई देती हैं वो सब। तो ए, सी और डी पॉइंट जो है वो यहाँ पर सही है। बाकी बी पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत है, इसमें थिक वॉल नहीं होती, इनमें थिन वॉल जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वायरस। जो वायरस है, विषाणु है, उसके बारे में क्या जो है वो सही है हमको बताना है। दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, नहीं, वो स्वयं प्रजनन नहीं करते। अगर उनको कोई होस्ट नहीं मिलेगा तो वो मर जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, अगर उसको कोई होस्ट नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन उसको होस्ट मिलता रहता है तो वो बढ़ता रहता है। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल, बिल्कुल ये कोशिकाओं से, जो पर कोशिकाएं होती हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ए यहाँ पर सही नहीं है, बी सही है।
दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल तभी तो इनकी दवाई नहीं हो पाती क्योंकि इनमें कोई सेल ही नहीं होता, तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो इनके अंदर देखने को नहीं मिलता। बी और सी यहाँ पर सही हो गए। दे हेल्प इन डिकेइंग डेड मैटर, नहीं वो तो सैप्रोफाइट्स होते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वो लीवर होता है। ये क्या सीक्रेट करता है, ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, और वो जाकर कहाँ स्टोर होता है, वो हमारे गैल ब्लैडर पित्ताशय में स्टोर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, यहाँ पर फिर से मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया है और ऑर्गेनिज्म जो है वो बताएं कि पोषण की पद्धति क्या है और जीव बताया है, और उनका हमको यहाँ पर मिलान करना है। ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो जो एल्गी होते हैं, नील हरे शैवाल होते हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए का मिलान किससे होगा, 3 से होगा। अगर मैं होलोजोइक की बात करूं तो होलोजोइक जो है, हम भी होलोजोइक हैं। होलोजोइक में क्या होता है, सारी प्रक्रिया होती है, हम खाने को लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं, फिर हम डाइजेशन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसका एसिमिलेशन करते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, वो पूरा एक सिस्टमेटिक वे चलता है, तो वो होलोजोइक होता है, जो कि हमें अमीबा में भी देखने को मिलता है। अमीबा भी ये सारी चीज़ें करता है, तो बी का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ए का हमारा थर्ड था, सॉरी, ए का हमारा थर्ड था और बी का हमारा क्या था, सेकंड था, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलता है। पैरासाइट जिसको हम बोलते हैं परजीवी, जो अपने होस्ट पर डिपेंड होते हैं, जैसे बहुत सी बेलें आपने देखा होगा वो दूसरे पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, तो उसी में एक होता है आपका अमर बैल कॉस्कुटा, तो सी का आपका 4 हो जाएगा। और सैप्रोफाइट के अंदर क्या आ जाएगा, मशरूम, तो मृत जीवी के अंदर क्या आ जाएगा आपका, मशरूम, तो डी का हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, हमें वो ऑर्गेनिज्म का पेयर बताना है जो रिप्रोड्यूस करते हैं किससे, बाय बडिंग, मुकुलन द्वारा, तो वो कौन से होते हैं, वो आपके ईस्ट और हाइड्रा होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, व्हेन ह्यूमन बीइंग इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फ्लोइंग मूवमेंट डज नॉट टेक प्लेस, जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचता है तो कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती, कि जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाता है, अभी मैंने बताया था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो मूवमेंट है वो टेक प्लेस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, यहाँ पर फिर से 2 कॉलम दिए हैं और हमें बताने हैं कि वो किससे रिलेट करते हैं। यहाँ पर उनके नाम दिए हैं बेसिकली। देखिए एल्गी की बात जब हो रही है तो वो हमारा एल्गी क्या होता है, आपका क्लेमाइडोमोनास जो है वो एल्गी का ही नाम होता है, तो ए का तो ए से ही मिलान हो जाएगा, ए का 1 जो कि हमें 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दही वगैरह में पाया जाता है, तो बी का हो जाएगा हमारा 5th। तो अब 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें से देखना है। फंगाई की जब बात होती है तो वो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। एस्परजिलस जो है वो मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में आपको पूरा डायग्राम दिखाया था। एस्परजिलस जो है वो आपका फंगाई में हो जाएगा, तो सी का हमारा 4 होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर सही होगा। और प्रोटोजोआ का नाम यहाँ पर कौन सा दे रखा है, प्रोटोजोआ के अंदर आ जाते हैं आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो आपका डी जो है वो सेकंड से मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, आर्टरी वेन से तो बहुत क्वेश्चन बने हैं, अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर कुछ कथन जो है वो शिराओं के धमनियों के बारे में दिए हैं, आर्टरीज के बारे में कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार कर कर सही कथन हमको यहाँ पर बताना है। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द पार्ट ऑफ द बॉडी एट हाई प्रेशर। बिल्कुल आर्टरीज यही तो करती हैं, उनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो हमारे हार्ट से बॉडी तक जाता है, हाई प्रेशर में, थिक वॉल होती है, ये सारे फीचर आर्टरीज में होते हैं, धमनियों में होते हैं। ये रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में लेकर जाती हैं। टू एंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट, आर्टरीज हैव वॉल्स। देखिए जो वॉल्स होते हैं ना, ये धमनियों में नहीं, ये शिराओं में पाए जाते हैं, तो सेकंड जो है वो यहाँ पर गलत है, ये पहला जो है वो यहाँ पर सही था। द वॉल ऑफ द आर्टरीज आर कंपेरेटिवली थिन, नहीं, इनकी जो वॉल होती हैं वो थिन नहीं होती, वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, वो पतली नहीं होती, वो मोटी होती हैं, तो सी भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो ओनली ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, अब देखिए फोटोसिंथेसिस को लेकर भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं।
फिर से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ कथन दिए हैं, उन पर हमको विचार कर कर सही कथन जो है उसका यहाँ पर हमें चयन करना है। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी जो है बिल्कुल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि आपने देखा है 6CO2 + 6H2O की रिएक्शन होती है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो सोलर एनर्जी बाद में केमिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट होती है, पूरी रिएक्शन यहाँ पर होती है, जिसमें हमें जो है शुगर जो है वो देखने को मिलती है ग्लूकोज की फॉर्म में C6H12O6, और साथ में जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पर रिलीज हो जाती है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर सही है। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज, बिल्कुल 6CO2 और 6H2O यही तो यूज़ करते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर सही है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग किया जाता है। इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज, नहीं CO2 मुक्त नहीं होती, ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है। 3 ही सही बताने थे, तो A, B और D जो है वो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर सही दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ये हमारा ह्यूमन बॉडी से लेके क्वेश्चन बना। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और सही स्टेटमेंट का यहाँ पर हमें चुनाव करना है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हाईली क्वाइल्ड होती है और वो शॉर्टर होती है, नहीं वो शॉर्टर नहीं होती, वो तो लॉन्गर होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया गलत। ठीक है कि जो क्षुद्रांत होती है वो अत्यधिक कुंडलित नली है, जिसकी लंबाई जो है वृद्धांत से कम होती है, नहीं इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, वो अप्रॉक्स 7.5 मानी जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5, और यहाँ से इनका रेशो हो जाता है 5:1। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास, बिल्कुल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत से जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज होते हैं और जाकर कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर सही है कि ये रिसीव करती है सीक्रेशन फ्रॉम लीवर और पैनक्रियास। तो बी जो है वो यहाँ पर सही है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये तो हमको पता है, जो यकृत होता है वो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। विच सीक्रेट बाइल जूस, बिल्कुल ये सही, थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर सही है, ये पितरस का स्त्राव करता है जो लीवर होता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन फैट, नहीं पेनक्रियाटिक जूस नहीं एक्ट करते फैट पर, वो कौन से होते हैं, वो आपके बाइल जूस होता है। कौन सा होता है, बाइल जूस होता है जो एक्ट करता है ऑन फैट एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो डी यहाँ पर सही नहीं है, तो बी और सी जो है वो यहाँ पर सही होंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर है। अब देखिए यहाँ पर फिर से 2 कॉलम दिए हैं, किस किस साइंटिस्ट ने किस किस की खोज की एनसीईआरटी में बताया है, वो हमें यहाँ पर मिलान करना है। देखिए पेनिसिलिन का जो हमने पढ़ा भी था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उससे लेकर हमारे पेडागोजी में क्वेश्चन भी था। तो ए का हमारा 4 होगा। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, चेचक के टीके की खोज किसने की है, एडवर्ड जेनर ने की है। तो बी का हमारा 5th होगा और ए का हमारा 4th होगा। ए का हमारा 4th और बी का हमारा 5th, तभी हमारे 2 ऑप्शन बन रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम सी का, फ्रेगमेंटेशन की खोज किसने की है, वो हमारी खोज की है लुइस पास्चर ने। तो सी का हमारा 3rd होगा, तो जो ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलता है। और बैसिलस एंथ्रेसिस की जो खोज की है वो रॉबर्ट कॉच ने की है। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, एक्स इज अ प्लांट विच इज एन ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेट्रोट्रॉप, व्हाट कुड एक्स बी। एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी है साथ में विषमपोषी भी है, और अब हमको बताना है एक्स क्या है। तो वो हमारा पिचर प्लांट होता है। ऑटोट्रॉप जो खाना अपना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉप जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम भी पेड़ पौधों पर, जंतुओं पर डिपेंडेंट हैं, तो हम भी हेट्रोट्रॉप हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉप हैं। तो जो पिचर प्लांट होता है वो खुद से भी करता है और जो है पंछियों वगैरह को भी ट्रैप करता है। तो पिचर प्लांट जो है ऑटोट्रॉप के साथ साथ हेट्रोट्रॉप भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। जो कॉस्कुटा है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पैरासाइट में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, जेड इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल विच एड इन डाइजेशन ऑफ फूड, व्हाट इज जेड। जेड एक ऐसा हमारा सूक्ष्म जीव है जो मानव और अन्य जंतु के आहार नाल में होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। बेसिकली ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक्चुअली में ये बैक्टीरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, सॉरी हिंदी में यहाँ पर जो है अच्छा पिछले ऑप्शन के लिखे रह गए हैं, हिंदी में हमारा हो जाएगा क्या, जीवाणु। क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। बैक्टीरिया होता है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली पाया जाता है, और ये डाइजेशन ऑफ फूड में जो है वो मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चन जो है हमने देखे, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन देखे हैं हमने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मैंने नंबरिंग नहीं की थी। तो ये सीरीज़ बायोलॉजी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।